Let us start. Bismillahirrahmanirrahim. The drag force acting on an object through air is given by Fd equals to half c rho ab squared, where A is the cross-sectional area of the object, B is the velocity, rho is the density, C is a constant called the drag coefficient. Use SI based units to show that drag coefficient has no units. Easy peasy. Fd की जगह क्या कर दूंगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाफ को रिमूव कर देते उसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, सी के हमको यूनिट्स निकालने हैं, रो के यूनिट्स क्या होंगे केजी पर मीटर क्यूब, एरिया के यूनिट्स क्या होंगे मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होंगे मीटर पर सेकंड की पावर स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू केजी then meter minus 3 into meter square and then second की power minus 2 and then फिर हमने क्या करना है, yes exactly, नहीं homogeneous तो सारी equations होती है रोजैन, this also no every equation is homogeneous। यहाँ पे C के जो नो यूनिट्स आएंगे वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि होमोजेनिटी बरकरार रखनी है, ठीक है। अच्छा अब कैंसिलेशन कर लेते हैं। सो केजी और केजी कैंसिल आउट, सेकंड माइनस टू कैंसिल आउट, राइट। मीटर विल इक्वल टू सी इंटू मीटर की पावर माइनस 3 है प्लस 2 है प्लस 2 है, क्या बन जाएगा ये मीटर विल इक्वल टू सी इंटू एम -3 + 2 इज -1 + 2 इज गोइंग टू बी +1। सो वंस अगेन मीटर और मीटर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इधर से हमें ये दिख रहा है कि c = 1 है, यानी इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, राइट। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करेंगे, वो m और m को कैंसिल करके इसको इधर 0 कर देंगे, 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाता है, ठीक है। व्हेन यू आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग तो उस केस में जो भी कैंसिलेशन होती है वो 1 बन जाती है आपके पास। सो व्हाट डू वी डू इफ वी आर नॉट गुड एट अ सर्टेन चैप्टर इवन एट दिस पॉइंट? डू टॉपिकल्स फॉर इट, देन प्रैक्टिस दैट चैप्टर, उसकी चीजें देखो, जो चीजें समझ में नहीं आ रही उनको देखो कि वो क्यों नहीं हो रही, क्यों गलत होती हैं बार बार और क्या चीजें हैं प्रॉब्लम उसमें, और उनको प्रॉपरली करो, उन पे फोकस करो। बाकी अगर हो रहा है तो फिर बाकी उन पे देखो, दोबारा दोबारा वही चीजें करने का कोई फायदा नहीं होगा। So figure 1.1 shows a sphere falling at terminal velocity in air. Assume that the upthrust on the sphere is negligible. On figure 1.1, draw and label arrows to show the directions of the two forces acting on the sphere. तो कौन सी दो forces होंगी और उनके directions? Downwards weight, so we will mark the weight downwards from the center of gravity. और drag force कैसे mark होगी? Drag force will be marked upwards, ठीक है जी। और एक और चीज मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इज द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम और नॉट? यस, बिकॉज वी हैव टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसका मतलब है हम इक्विलिब्रियम पे भी होंगे, यानी ड्रैग फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। सो द मास ऑफ द स्फीयर इज 49 grams, कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द sphere. So we know that the weight will equals to the drag force, and so 49 into 10 to the power -3 multiplied by 9.81 is going to give me the value for the drag force, 0.48 newtons। यही है 0.48, yep, it is coming out to be 0.48 newtons। फिर क्या बोला हुआ है हमको? The sphere is falling in air at terminal velocity of 25 in SI based units, F equals to ma। F equals to ma क्या बेटा से कर सकते? F equals to ma से कैसे करोगे बेटा? वालेकुम अस्सलाम जैन, करके देखो। मास तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें एक्सेलरेशन तो नहीं पता ना। हम वेट के लिए mg लगा रहे हैं और ड्रैग फोर्स हमें पता है क्योंकि वो वेट के बराबर है, तो वेट इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स, वेट खोल दिया मैंने mg से, तब ये ठीक है, ओके। अच्छा, the sphere is falling in air at a terminal velocity of 25 in SI based units. The density of air is 1.2 in SI based units. The diameter of the sphere is 0.060 in SI based units. Use your answer to C to calculate the drag coefficient for the sphere. तब हमने उसको फॉर्मूला में लगा देना है। So the drag force was equivalent to half C rho AV squared। अब हमें प्लग इन करना है, तो ड्रैग फोर्स हमने निकाली 0.48, हाफ आ गई। सी हमको निकालना है, वो वैल्यू क्या आ रही है? डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.2 दी हुई है। एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने हमें डायमीटर बताया हुआ है, सो वी विल हैव टू
do work out the area. So pi into 0.060 square divided by 4. कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो डायमीटर वाला एरिया निकालने वाला जो फॉर्मूला है, आप रेडियस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायमीटर वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करने की आदत डालें। एरिया आ गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपके पास, 25 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वर्किंग आउट टू बी? So 0.48 into 2 into 4 divided by 1.2 into pi into 0.060 का square and then into 25 का square. 0.45, 0.48 into 2 into 4 divided by 1.2 divided by pi divided by 0.6 का square divided by 25 का square. 0.045, 0.45 आ रहा है मेरा, क्यों पॉइंट वो आ रहा है? एक सेकंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? Let's see, 0.48 into 2 into 4, 4 divided by 1.2 divided by pi divided by 0. अच्छा, मैंने 0.60 से डिवाइड कर दिया था, सॉरी। 0.060 का स्क्वायर है और डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर है। या 0.45 आ रहा है। सो वी आर गेटिंग 0.45 एज आर आंसर टू दिस। सर मेरा 0.5432 आ रहा है, 0.45 आना चाहिए बेटा। तुमने क्या किया है जो तुम्हारा 0.54 आ रहा है? कैसे सॉल्व किया है? ये प्लग इन किया है कैलकुलेटर में एज अ होल, या एक एक करके कर रहे हो? ये ब्रैकेट्स इंश्योर किए हैं? 0.45 ही आ रहे हैं बेटा पूरा प्लग इन करके भी। So can you please tell what is the difference between upthrust and drag force? I forgot. Upthrust is a force that is generated due to pressure difference. तो तुम जब भी एक फ्लूइड में होती हो सबमर्ज, तो उसमें क्योंकि तुम्हारी बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है, टॉप पे प्रेशर कम होता है, तो देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी प्रेशर डिफरेंस, और तुम्हें एक फोर्स लगती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट, एंड अपथ्रस्ट इज ऑलवेज मार्क्ड अपवर्ड्स। ड्रैग फोर्स इज अ फोर्स दैट कम्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन इन अ फ्लूइड। तो अगर तुम पानी में मूव कर रही हो या एयर में मूव कर रही हो, तो तुम्हें एक रेजिस्टिव फोर्स फील होती है, विच इज मार्क्ड ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। तो जो भी तुम्हारी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, अगर तुम राइट की तरफ जा रही हो तो वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ जा रही हो तो राइट की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही हो नीचे की तरफ, नीचे तरफ जा रही हो तो ऊपर की तरफ, राइट? सो दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू your velocity, and upthrust is a force that is present due to pressure differences and is always marked upwards as its name, upthrust. जी अरबाब क्या हो गया ये? और बेटा ये मेरे पास यही आ रहा है, जब मैं पूरा प्लग इन कर रहा हूँ सबूर इसको, तो 0.45 ही आ रहा है। कुछ देखो तुम नंबर्स वगैरह कुछ गलत डाल रहे होगे। क्या हुआ अरबाब? Define velocity. Velocity is the rate of change of displacement. Rate of change of displacement. कोई कुछ बोल रहा है? अरबाब, are you saying something? In a specific linear direction. हाँ ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन इज योर वेलोसिटी। सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखिएगा, ठीक है, पूरा लिखिएगा इन अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन की। A student throws a ball over a vertical wall of height h as shown in figure 2.1. तो 22 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने जो है वो 40 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल जो है वो उसने एक बॉल यूं फेंक दी, और वो बॉल क्या कर रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। The ball leaves the hand of the student at a height of 1.2 meters above horizontal ground. The ball has an initial velocity of 22 meters per second at an angle of 40 degree to the horizontal. The ball is a horizontal distance of 36 meters from where the student releases the ball. Air resistance is negligible. Determine the time taken for the ball to reach the wall.
तो हमने ये निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉल को वॉल को रीच करने में। तो कैसे करेंगे? काइनेमैटिक्स की क्वेश्चन लगाएंगे, वो तो डेफिनेट है। थोड़ा और डिफाइन करो। हॉरिजॉन्टली सॉल्व करोगे, वर्टिकली सॉल्व करोगे, क्या प्लग इन करोगे, वैल्यूज कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट? व्हाई आर वी गोइंग टू अप्लाई इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? बिकॉज आई ऑलरेडी नो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये पता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरी, और मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है, वो पूरे मोशन में मेरी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो आई कैन बा आसानी रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स। This will become 22 cos 40 and that will become 22 sin 40 एंड देन जो है मैं h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर लूंगा अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ऑब्वियसली जब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होती है उस डायरेक्शन में, तो s इक्वल्स टू यू टी बन जाता है बस वो फॉर्मूला। तो s की जगह क्या डाल देंगे? मेक श्योर यू मेक अ कन्वेंशन, राइट वर्ड्स पॉजिटिव बना रहा हूं, अपवर्ड्स पॉजिटिव बना रहा हूं। ठीक है, राइट वर्ड्स मेरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है 36 मीटर्स की, तो पॉजिटिव 36 डालूंगा। वेलोसिटी क्या है मेरी? मेरी पॉजिटिव 22 cos 40 है अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन। एंड जो है वो आराम से मैं क्या कर लूंगा, मैं टाइम निकाल लूंगा। सो टाइम विल इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 22 cos 40। व्हाट इज द आंसर वर्किंग आउट टू बी? 2.1314 सेकेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, 2.14 सेकेंड्स आ रहे हैं। तो अब हम इसको कितना राउंड ऑफ कर लेंगे? टू सिग्निफिकेंट राइट, टू एस एफ। तो टू एस एफ राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2.1 सेकेंड्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है? कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट u ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला बन गया ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होती, तो वो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला बन जाता है। यप। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकालना है इन द वाई डायरेक्शन, दैट विल बी 22 sin 40। दैट विल बी 22 sin 40। सो वी आर गेटिंग 14.1 मीटर पर सेकेंड। वंस अगेन टू सिग्निफिकेंट कर लेते हैं बस, तो 14 लिख लेते हैं बस इसको। 14.141। ओके, फिर क्या है? द बॉल जस्ट गोज ओवर द वॉल, कैलकुलेट द हाइट एच ऑफ द बॉल। तो बॉल जो है वो जस्ट ओवर द वॉल जाती है, हमने जो है वो हाइट एच निकालनी है अपनी बॉल, अपनी वॉल की। तो कैसे निकालेंगे हम? विच इक्वेशन टू यूज एंड विच डायरेक्शन विल बी सॉल्व इन? सेकेंड इक्वेशन और वर्टिकली हम सॉल्व करेंगे, राइट? कुछ भी नहीं करना हमने, इट्स प्रिटी इजी, इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ भी नहीं करना है, हमें यह पता है कि टाइम कितना लगा यहां से हॉरिजॉन्टली यहां तक जाने में। सिमिलरली वर्टिकली भी यहां से इस पॉइंट तक आने में उतना ही टाइम लगा होगा, 2.1 सेकेंड्स का, right? So by using the time and by using the vertical velocity and the acceleration, I can work out ये height h क्या आ रही है हमारे पास। What is this height h coming out to be, right? So let's जो है वो work this out। s equals to ut plus half a t square। लेकिन अब क्या लगाएंगे? अब vertically लगाएंगे, right? We're going to apply it vertically। So s क्या हो जाएगा? वो हमारी vertical height हो जाएगी, या एक्चुअली वर्टिकल हाइट नहीं होगी एग्जैक्टली exactly, वो यहां से आएगी। इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी हमें इतनी ही मिलेगी। इसको कह लेते हैं, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी एक्स, बिकॉज आपको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मिलता है जो भी मिलता है, तो हमें एक्स मिल जाएगा। इसको एक्स कह लेते हैं अभी फिलहाल। यू क्या है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो 14 आ रही है। तो 14, टाइम क्या है हमारा? 2.1 सेकेंड्स है, प्लस हाफ। अच्छा, और 14 जो है वो अपवर्ड्स थी, तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। एक्सेलरेशन हमारी डाउनवर्ड्स होती है, -9.81, तो हम उसको अपनी कन्वेंशन से माइनस ले लेंगे। सो -9.81, और टाइम वंस अगेन क्या है? 2.1 का स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्स वर्किंग आउट टू बी? हाउ आर यू गाइस गेटिंग सच ऑफ आंसर्स? 14 into 2.1 प्लस 0.5 into -9.81 into 2.1 का स्क्वायर। आई एम गेटिंग 7.76 करके।
क्या आंसर्स निकाल रहे हो, क्या गलत सलत जवाब दे रहे हो भाई मुझको? 7.76895 बेटा जी। 14 पॉजिटिव में लिया है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव में जाएगी, टाइम इज स्केलर 2.1 आपने डाल दिया, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन माइनस में लिया और टाइम को स्क्वायर करके डालिएगा 2.1 स्क्वायर। इसको जब आप प्रॉपर्ली डालेंगे तो आपके पास वैल्यू गलत नहीं आएगी, प्रॉपर्ली करें 7.76 करके कुछ आ रही होगी आपके पास, 7.76895 आ रही है। और अगर अब मुझे एच निकालनी है तो क्योंकि मुझे पता है मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिली है वो यहां से मिली है, तो मुझे नीचे की जब मैं 1.2 ऐड कर दूंगा इस एक्स में तो मुझे अपनी हाइट एच मिल जाएगी। सो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू ऐड अ 1.2 ओवर हियर। So h is going to be 1.2 plus 7.76895. That is going to be 8.9689, 8.9689। और फिर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं वंस अगेन टू 2SF, तो 2SF क्या हो जाएगा? 2SF आई बिलीव 9.0 मीटर हो जाएगा, ठीक। बिकॉज 2SF करने जाऊंगा तो 6 9 को राउंड ऑफ करेगा, 9 जब राउंड ऑफ होगा तो 10 बन जाएगा, 10 बनेगा तो मुझे इसमें प्लस करना पड़ जाएगा एक, तो ये 9.0 हो जाता है 2SF में। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? चलो, state the principle of conservation of momentum. What is the principle of conservation of momentum? Total momentum before collision equals to total momentum after collision. 1 mark, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 0 भी मिल सकता है इस पे। इन अ क्लोज सिस्टम, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, हमेशा पहले जो है वो कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन रेफरेंस की जाती है आंसर में प्रिंसिपल के लिए। फॉर अ क्लोज सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई कोलिजन वगैरह का कोई जरूरी नहीं है हमेशा कोई कोलिजन वगैरह का सीन हो, ठीक है, कोलिजन के अलावा भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सो फॉर अ क्लोज सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, बस इतना लिखना होता है आपने, कोई बिफोर आफ्टर कोलिजन का यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं होता है। तो क्योंकि हमारे पास कोर्स में ज्यादातर सवालात जो है वो क्या कहते हैं उस बात के होते हैं कि मोमेंटम कोलिजन्स के, तो हम इसलिए हमें लग रहा था कोलिजन्स भी होती है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। सो फॉर अ क्लोज सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट गिवन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो इसमें जो है वो आपके पास दो कंडीशंस आती हैं, एक ये है फॉर अ क्लोज सिस्टम और दूसरी ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके पास नहीं होती। सर ये U2 माइनस U1 होता है या इट इज जो इलास्टिक कोलिजन का जो फॉर्मूला है ना, इलास्टिक कोलिजन का जो फॉर्मूला है वो U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 है। यस खदीजा, दैट इज सही। दे आर गोइंग टू बी इनफ राना इंशाल्लाह, उसमें सारी लिखी है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम भी लिख सकते हो लेकिन ज्यादातर हम क्लोज्ड लिखते हैं, आइसोलेटेड नहीं होता हम ज्यादातर, या मार्क्स में अगर क्लोज्ड लिखा हुआ होता है, आइसोलेटेड जरूरी आइसोलेटेड नहीं होता। अच्छा, ऐसे इस मार्क्स स्कीम में एक्सेप्टेड है आइसोलेटेड तो तुम लिख सकते हो, ज्यादातर वैसे क्लोज सही होती है वर्डिंग। An object of mass 2m is traveling at a speed of 5 meter per second in a straight line. It collides with an object of mass 3m which is initially stationary as shown in figure 3.1. तो ये initially जो थे ये भैया stationary थे। After the collision, the object of mass 2m moves with velocity v at an angle of 30 degree to its original direction of motion. The object of mass 3m moves with velocity w also at an angle of 30 degree as shown in figure 3.2. ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ इन्होंने हमें, by considering the conservation of momentum in two dimensions calculate the magnitudes of b and w। कर लेते हैं, right? We'll just need to do a lot of working, 4 मार्क का सवाल है, so आराम आराम से करते हैं। yes, दोनों dimensions सॉल्व करें। so we're going to say okay, the initial momentum in the x direction will equals to the final momentum in the x direction and similarly हम y direction सॉल्व करेंगे, पहले x direction कर लेते हैं। अच्छा, करने के लिए मोमेंटम का सवाल है, वेक्टर्स का सवाल है, सो लेट्स मेक अ कन्वेंशन राइट वर्सेस पॉजिटिव और एक कन्वेंशन डालते हैं अपवर्ड वर्सेस पॉजिटिव। इनिशियल मोमेंटम हमारा हॉरिजॉन्टली क्या क्या था, एक ये था 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 2m का इसका मास है और ये स्टेशनरी था, तो इसका मतलब है +5 × 2m इज द इनिशियल मोमेंटम। सो
2m इंटू +5 अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन, और दूसरे वाले का मोमेंटम जो है वो कंप्लीटली जीरो है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये है कि ये वाला जो है वो इस तरह से, इस तरह हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं और दूसरे वाले के भी हम कंपोनेंट बना लेते हैं। राइट, आप चाहें तो आप मोमेंटम को रिजॉल्व कर दें या आप चाहें तो आप वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। आई एम रिजॉल्विंग द वेलोसिटीज, दिस शैल बी v cos 30 and this shall be v sin 30, this shall be w cos 30 and that shall be w sin 30। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या है, 2m वाला v cos 30 से जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो 2m is going with positive v cos 30, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो 3m वाला है वो भी पॉजिटिव w cos 30 से जा रहा है, सो +2m and that is also going with positive w cos 30। अच्छा, अभी क्या हो गया, 5 इंटू 2m क्या हो जाएगा, 10m हो जाएगा। ये काम आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको 2m और इंटू 5 ऐसे ही लिखे रहने दें, और आप इसको क्या कर लें, आप इसको 2mv cos 30 प्लस 2mw cos 30। ठीक है, अब मुझे ये नजर आ रहा है कि 2m हर जगह आ रहा है, ओ सॉरी हाँ 3m था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 3m था और ये। ठीक है, तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है m जो है वो सारी जगहों पे आ रहा है, तो हम m को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 विल इक्वल्स टू 2v cos 30 प्लस 3w cos 30। राइट, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन कहां से आएगी, जब हम वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जो है वो और जगह चाहिए होगी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट टू द साइड ओवर हियर, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। So now the initial momentum in the y direction will equals to the final momentum in the y direction। Initial momentum in the y direction क्या है हमारा, 0 है। So initial momentum, क्योंकि हमारी दोनों बॉडीज जो है वो हॉरिजॉन्टली थी, मतलब एक के पास हॉरिजॉन्टल थी, एक पे 0 पे वेलोसिटी भी थी, तो 0 हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2m wala is going with the v sin 30 in the positive direction according to me, so I am going to say 2m times positive v sin 30, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3m वाला नीचे की तरफ जा रहा है, मेरी कन्वेंशन हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा वो, सो +3m माइनस w cos sin 30। ठीक है, नेगेटिव वाले को मैं उधर भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3mw sin 30 will equals to 2mv sin 30, and we can see that m और m cancel, sin 30 और sin 30 भी cancel, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3w जो है वो 2v के बराबर है। और आप चाहें w को सब्जेक्ट बना लें या v को सब्जेक्ट बना लें, जैसे भी आपकी मर्जी है। मैं w को सब्जेक्ट बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं w जो है वो 2v/3, and now I'm going to make the substitution over here, so 10 will equals to 2v cos 30 प्लस 3w की जगह क्या डाल दूंगा, 2v/3 cos 30, 3 and 3 cancel out, and so what I'm going to get, 10 will equals to 2v cos 30 plus 2v cos 30, so 2v cos 30 plus 2v cos 30 is going to become 4v cos 30, so 10 will equals to 4v cos 30, and then final v की वैल्यू निकालने के लिए 10 डिवाइड बाय 4 इंटू cos 30, और w की वैल्यू निकालने के लिए जो भी v की वैल्यू आ जाएगी उसको जो है वो 2/3 कर देंगे w की वैल्यू निकालने के लिए। सो लेट्स डू दैट, 10/4 cos 30, we are getting 2.8867, and then similarly w निकालने के लिए 2/3 इंटू 2.8867 कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.9245। अब राउंड ऑफ कितना करें, लेट्स राउंड इट ऑफ, सो राउंड इट ऑफ टू सिग्निफिकेंट ही है, बाकी तो 2m 3m और जो है वो एंगल दिया हुआ है, एंगल 1 सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो हम एंगल के हिसाब से नहीं करेंगे, हम 2sf दे देते हैं अपनी वैल्यूज। लेट्स डू दैट, इसको 2.9 लिख लेते हैं और इसको 1.9 लिख लेते हैं।
These are the two answers. सर वर्टिकल इक्वेशन के बाद समझ नहीं आया, वर्टिकल इक्वेशन के बाद समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया सर? वेलोसिटी के बगैर दूसरा ऑप्शन क्या है क्या मतलब? और ऑप्शन नहीं है, इसकी वर्किंग बस यही हो सकती है, और कोई वर्किंग नहीं हो सकती। आपको पूरा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। दो आप इक्वेशंस बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन और आप एक वर्टिकल मोशन की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन बनाई, मैंने वो बना दी, मैंने उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके मैं यहां तक पहुंच गया था। ये थी मेरी पहली वाली इक्वेशन जो मैं यहां तक पहुंच गया था। अब मुझे इसमें नजर आ रहा है कि इसमें v भी है और w भी है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती एक इक्वेशन में दो अननोन है, सो आई कैन नॉट सॉल्व इट विद जस्ट वन इक्वेशन। सो आई ऑल्सो डेफिनेटली नीड टू डू, आई ऑल्सो डेफिनेटली नीड टू फाइंड अनदर, मुझे एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, एक और इक्वेशन कहां से आएगी? वो y वाली उससे आएगी। तो y का इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम ये थे, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे मुझे जो है वो ये मिल गया कि w जो है वो 2v/3 है। w इज 2v/3। ये 2v/3 मैंने इस w की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, इसमें मैंने w को क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है ओवर हियर। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया w की जगह 2v/3, और फिर सॉल्व कर दिया, v की वैल्यू निकाल ली, और फिर v की वैल्यू w की इक्वेशन में डाल के w की वैल्यू निकाल ली। अच्छा राना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं किया, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व किया, उसकी इक्वेशन बनाई, वो यहां तक आके फंस गई क्योंकि दो अननोन आ गए और सॉल्व नहीं कर सकते आगे। फिर मैंने वर्टिकल मोशन की बनाई मोमेंटम कंजर्वेशन, वो सॉल्व करी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। वंस अगेन ये भी सॉल्व नहीं हो सकती, इसमें भी दो अननोन्स हैं, लेकिन मैंने इसकी मदद से पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर दी और अब उसको सॉल्व करके फिर दूसरी इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, यू कैन ओपन योर माइक, बोलो। सर वालेकुम सलाम। सर आई वांट टू आस्क के इसमें अगर हम लोग को ये सारी कैलकुलेशंस शो करनी होगी टू गेट द मार्क्स, या हम लोग सिंपली बस कैलकुलेटर में वैल्यूज डाल के आंसर निकाल सकते हैं? अच्छा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कैलकुलेटर में डाल के इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। ठीक है, करते हैं बहुत सारे बच्चे इस तरह से, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। उन बच्चों की मेंटल मैथ्स और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स बहुत बेकार हो जाती हैं, फिर दे गेट रियली रियली बैड, दे बिकम रियली रियली बैड। सो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कैलकुलेटर से पूरी इक्वेशन सॉल्व करें, जो वो आप इक्वेशन उसमें डाल के और सॉल्व फॉर एक्स कर लेते हैं, सॉल्व फॉर वाई कर लेते हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट। हाँ, कर सकते हो, यू कैन डू इट, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई भी गलती हुई, आंसर गलत हुआ, क्योंकि वर्किंग गायब है, आगे की चीजें प्रेजेंट नहीं है, तो वो मार्क्स नहीं देगा। एंड डेफिनेटली अगर मार्क्स स्कीम में आपके पास मार्क्स स्कीम में स्पेसिफिक चीजों को दिखाने के मार्क्स होंगे, तो फिर आपको उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू वॉन्ट गेट मार्क्स फॉर दैट एज वेल। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी कि यू सेड कि इसमें हम लोग मोमेंटम से भी कर सकते हैं, तो मोमेंटम से भी हमने इस तरह करना होगा कि लाइक विल मल्टीप्लाई मास एंड वेलोसिटी, और इसका फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और हमने वर्टिकल मोमेंटम डायरेक्शन? से ही किया है। सर ये ओके सर, ओके सर। सर मतलब इसको बस एक ही तरीका है, इसको हम दूसरी तरीके से नहीं कर सकते? हाँ, और कोई तरीका नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू। अच्छा, और क्या है जुनैरा, यू कैन डू दैट, कैलकुलेटर में हो जाता है सॉल्व, लेकिन बहुत, लाइक आई नेवर रिकमेंड दैट। वो बहुत गलत तरीका है, उससे आप बिगड़ जाते हैं, उससे आपकी मैथ्स बिल्कुल, इट गेट्स इवन वर्स देन अ क्लास 6 स्टूडेंट। तो वो आपको नहीं करना चाहिए, आपको खुद से करना आना चाहिए, खुद से सिंप्लीफिकेशन आपको करनी आनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला था, अच्छा स्टूडेंट या अच्छा सॉल्वर या जिसका दिमाग ज्यादा चलता है मैथ्स में, उसकी पहचान ये होती है कि वो सारी की सारी वर्किंग जो है वो हाथ से करता है, कैलकुलेटर सबसे एंड में उठाता है। ठीक है जी, दैट इज वाई आई सिंप्लीफाई एंड डू एवरीथिंग। क्योंकि मैंने सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, मैंने मैथ्स भी पढ़ी है ओ लेवल्स की, मैंने एड मैथ्स भी पढ़ी है ओ लेवल्स की, फिर मैंने मैथ्स ए लेवल्स की भी पढ़ी है, और मैंने फर्दर मैथ्स भी पढ़ी है ए लेवल्स की, और मैंने कैलकुलस मल्टीवेरिएबल कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा ये सारे कोर्सेज भी करे हुए यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
सो मैं जब भी ये सब कर रहा होता हूँ बिकॉज दिस इज द प्रॉपर वे टू डू मैथ्स। आपको सिंप्लीफिकेशन खुद हाथ से करनी आनी चाहिए। हर चीज कैलकुलेटर में इवेंचुअली फिर जाके सॉल्व नहीं होती। इवेंचुअली एक पॉइंट आपके पास ये आएंगे पॉइंट्स के यू कांट पुट इट इन द कैलकुलेटर एंड द कैलकुलेटर विल बी ऑफ नो यूज टू यू। नहीं, मेरे टाइम पे मैथ का पेपर लीक नहीं होता। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4.2 kg इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये लो देख लो, इतनी देर से क्या कर रही थी मिनाइल। डिड यू एंजॉय फर्दर? फर्दर वाज नाइस। फर्दर वाज टू मच मैथ्स दो, लेकिन बहुत ज्यादा मैथ्स थी जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इतनी मैथ्स मैंने पढ़ के क्या अचार डालना था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4.2 kg is traveling in a straight line at a speed of 6 meter per second. The object is brought to rest in a distance of 0.05 meters by a constant force. Calculate the magnitude of this force. तो हमने जो है वो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स निकालना है। बेटा रोजन पूरी तुम जो है वो निकाल एमएस पढ़ के आए हो। एमएस नहीं पढ़ के आनी भाई, क्लास से पहले नहीं, एमएस नहीं पढ़ के आनी। एमएस नहीं सीखनी, जो प्रॉपर तरीका है उसको करो। ये वाला तरीका आई वोंट डू दैट, आई वोंट अलाउ दैट। काइनेटिक एनर्जी एंड देन फोर्स इक्वल टू वर्क अपॉन डिस्टेंस, नहीं। व्हाई नॉट वर्क आउट द एक्सीलरेशन एंड देन यूज इन काइनेमैटिक्स की इक्वेशन? मेरे ख्याल से वो बेटर नहीं है। दैट इज गोइंग टू मेक मोर सेंस, या दैट इज गोइंग टू बी मोर करेक्ट। आपके पास 4.2 किलो जूल्स किलोग्राम्स का जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है कि वो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। वो जो है वो एक डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, वो एक डिस्टेंस कवर करता है कितने का, 0.050 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। और यहां पे जब आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। इट बिकम्स कंप्लीटली जो है वो जीरो, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, 4.2 किलोग्राम, 6 आ गया, 0.050। अब हमने क्या निकालना है, हमने ये फोर्स निकालनी है। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई करके उसकी फोर्स निकाल लेंगे। राइट, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, third equation. So we will use v square equals to u square plus 2as, and I'll also make a convention. How is there an acceleration if it's traveling at constant speed? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है traveling at constant speed? ये लिखा हुआ है कि वो 6 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा था और फिर वो रेस्ट पे आ गया by applying a constant force on it. It doesn't mention if 6 is initial. आलिया, पिटना विटना है तुमने मुझसे है? क्वेश्चन पढ़ो सही से दड़ा, क्वेश्चन पढ़ो और सेंस बनाओ कि जो मैंने डायग्राम बनाई है वो मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई। यस बट आई कांट टेल इफ 6 इज इनिशियल और कांस्टेंट। भाई क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.050 मीटर्स बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो तुमने जहां से अपना पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन स्टार्ट किया है, द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन दैट यू स्टार्टेड, वो पॉइंट था जहां से इस ऑब्जेक्ट ने 0.050 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और रेस्ट पे आ गया। और जाहिरन बात है वो पहले की स्पीड पे ट्रैवल करा था 6 मीटर पर सेकेंड, तो वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ गया है वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो पे। तो तुमने अपना कंसिडरेशन ही यहीं से शुरू करी, यानी तुम ये कह रही हो कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। उससे पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हम ले रहे हैं इस पॉइंट से जब वो 6 मीटर पर सेकेंड में ट्रैवल कर रहा था और कांस्टेंट फोर्स को लेके आ गई रेस्ट पे इतने डिस्टेंस में, और हम टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इस वाले फ्रेम को कह रहे हैं। -360 आ रही है, कोई बात नहीं, कोई गलत वलत नहीं आ रही है, देख लेते हैं। सो वेलोसिटी क्या आ रही है हमारी, वेलोसिटी हमारे पास आ रही है जीरो, वी स्क्वायर। अच्छा पहले एक कन्वेंशन डाल दें, लेट्स मेक राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव। सो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी जीरो स्क्वायर, यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी 6 का स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन मुझे ढूंढनी है, और मेरी डिस्टेंस क्या है, मेरी 0.050 की डिस्टेंस है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये ले लिया। सो -6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.050 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है, -360, -360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, ठीक है। एंड देन जो है वो अब हम जो है वो क्या कर देंगे, इंटू 2 भूल गया मैं,
6 स्क्वायर, हाँ, और ये इंटू 2 होगा। और अब जो है वो मुझे फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करनी पड़ेगी। 4.2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज -360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1512, यानी इसका मतलब टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेंगे, 1500 न्यूटन्स कर लेंगे। और ये गलत नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखें ये गलत नहीं है। इट वॉज ट्रेवलिंग एट 66 मीटर पर सेकेंड एंड इट केम टू रेस्ट इन 0.050 मीटर्स। ये कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर हो गए। तो सही है यार, ये अगर एक चीज वो चीज जा रही थी और उसको हमने 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर हम रेस्ट में ले आए, तो इतनी बड़ी ही फोर्स होगी जिसने इसको रेस्ट पे लेके आई है। दिस इज नॉट रॉन्ग, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन मेरी बहुत ज्यादा आ गई, फोर्स बहुत ज्यादा आ गई, सेंस बन रहा है बात का। डिस्टेंस भी तो देखो बहुत ज्यादा छोटा है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वो रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, समझ में आ गया सबको? बट देन वी आर सेइंग द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। कब कहा हमने, हमने कब कहा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है भाई? क्या हो गया तुमको? वाई आर यू स्केर्ड जुनैरा? हमने कहा बोला रिजल्टेंट फोर्स जीरो है भाई? सर यू आर यूजिंग द रिजल्टेंट फोर्स टू फाइंड ड्रैग फोर्स है? आलिया बेटा, क्या हो गया आपको? ये क्वेश्चन 3A ये कुछ और था, ये ऊपर खत्म हो चुका है, इसमें मोमेंटम की कहानी थी। देन C वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, जो प्योरली एक काइनेमैटिक्स का सवाल है। मैं यहाँ पे कोई रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स या ये कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने कब कहा कि रिजल्टेंट फोर्स या ड्रैग फोर्स या कुछ भी ऐसी, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो ये बोला यार देखो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी टाइम t इक्वल टू 0 पे, 0.050 मीटर्स कवर करके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई इस टाइम पे। ठीक है, बस बस यही था, और तो कुछ भी नहीं। जाहिरन बात है ये कैसे हुई, वो बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स है जो इसको डिसेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब है इसके कोई ना कोई फोर्स है, एंड सिमिलरली कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी जो इसको पीछे की तरफ एक्ट कर रही है और उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करके बिल्कुल जीरो कर रही है। यही है सवाल, इसमें कहाँ आ गई ड्रैग फोर्स और कहाँ आ गई कोई भी चीज? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो इसका इंजन है, इंजन का थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स, ये थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, रेस्ट पे आ गया। और क्या चीज थी जो इसको रेस्ट पे लेके आई? एक कांस्टेंट फोर्स थी। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? मैं काइनेमैटिक्स अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने काइनेमैटिक्स की देखा, बिल्कुल प्रॉपर केस बन रहा है, वेलोसिटी दी हुई है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली, करिस्पॉन्डिंग उसकी क्या होगी? मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, मैंने उस एक्सेलरेशन की मदद से मास मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल ली। इसमें क्या है ऐसा? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो सबसे बेसिक काइंड ऑफ काइनेमैटिक्स क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। The acceleration is caused by the resultant force, is caused by this constant force. ये constant force है जो डिसेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट को। तो ये जो एक्सेलरेशन आई है, ये वो एक्सेलरेशन है या वो डिसेलरेशन है जिससे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है। और मैं अगर इस डिसेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दूंगा F इक्वल्स टू ma, तो मुझे इसकी फोर्स मिल जाएगी कि इस एक्सेलरेशन की कितनी फोर्स थी। बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स ना इन दिस, there is a constant force, one singular force, so this must be the resultant force ना। रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यही होगी। क्या हो गया, कहां पहुंच गई तुम ड्रैग फोर्स और उसमें? ये इंजन मिंजन थोड़ी चल रहा है, वावली शावली हो गई हो तुम। ये इसकी एमएस में इतने सारे क्यों नहीं है भाई, इतनी सारी तरीके सॉल्व करने के? ठीक है, एनी कंफ्यूजन, सबको समझ में आ गया? बेसिक काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है जो हमने काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज करे जो इसकी पीडीएफ में, बिल्कुल वो क्वेश्चन है, उसमें और कुछ भी नहीं। एक चीज जा रही है, रेस्ट पे आ गई, कांस्टेंट फोर्स को डिसेलेरेट कर रही है, खत्म, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स। हमने ऐसे क्वेश्चंस इंक्लाइंड प्लेन में भी करे हैं जब हमने फोर्सेस पे आए हैं। फ्रिक्शन जब हमने पढ़ी तब हमने ये बहुत सारे ऐसे सवाल कि भाई ऊपर जा रही है, रुक गई, इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो करा हमने। डिफाइन स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, नॉट फोर्स अपॉन एरिया, वो स्ट्रेस होता है। सो रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स
change in length to original length for ratio of an object change in length to original length when a tensile force is applied on it. When a tensile force applied on it, या फिर ऐसे लिख दें कि when it's under stress. कि when it's under stress लिख लेते हैं. When it's under stress. When it's under stress लिख लें या when ये लिख लें कि when a tensile force is applied. जान बात है chain in length दरी प्रोड्यूस होगी जाके. हाँ extension ही बोल सकते. You can say extension as well. तो ratio of an object's extension to its original length. जब उस पे कोई टेंसाइल फोर्स लगती है, कब जब उस पे कोई टेंशन लगती है या जब वो स्ट्रेस के अंदर होता है. ठीक है. A copper wire of length 4 meters has a uniform cross-sectional area of this much. A tensile force of 18 newtons applied to the wire. This causes the wire to extend by 1.4 millimeter up to its limit of proportionality. Calculate the Young modulus of the wire. Young modulus of the wire कैसे निकलेगा? F into L divided by area into extension. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा लेंगे और जो है वो अपनी चीज कैलकुलेट कर लेंगे. तो फोर्स क्या बोली हुई है? फोर्स हमको बोली हुई है 18. लेंथ क्या बोली हुई है? लेंथ हमको बोल रही है 4 मीटर्स. एरिया क्या बोला हुआ है? एरिया में बोला हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻7. और एक्सटेंशन क्या बोली हुई है? 1.4 मिलीमीटर बोली हुई है. सो 1.4 इंटू 10⁻⁻3. इस चीज के आपको 3 मार्क्स दिए हुए फॉर सम अननोन रीजन. सो लेट्स जस्ट डू दैट. 1.12 इंटू 10⁻11. ठीक है. सो 1.14 इंटू 10⁻11. अच्छा, थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे मार्क्स. ठीक है जी. फॉर 3 मार्क्स इट लुक्स अ लिटिल बिट लेस. ठीक है जी. तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये वर्किंग तो मुझे 1 मार्क की लग रही है, एक काम कर लेते हैं, ये फॉर्मूला ड्राइव करके दे देते हैं एग्जामिनर को. अगर आपको लगे कि यार वर्किंग और वो जस्टिफाई नहीं हो रही तो थोड़ा बहुत और उसमें करके आ जाएगा, जो भी उसके हिसाब से होगा. सो लेट्स जस्ट डिराइव दिस फॉर्मूला. तो E इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन लिखते हैं. और फिर हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है? वो फोर्स अपॉन एरिया होता है और डिवाइड होता है बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. एंड सो दैट मींस फोर्स अपॉन एरिया विल इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ. या ऐसे लिख लो. अच्छा, मैं सिंबल्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट कर रहा हूँ, एक सेकेंड. E अपॉन L कर लेते हैं एंड देन यू गेट दिस फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया इधर. ठीक है सर. एमएस में ये डेरिवेशन के मार्क्स हैं, एमएस में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखने के मार्क्स हैं. तो जब ही फिर मैंने बोल दिया कि भाई ये भी करना. सर वॉन्ट द आंसर भी 2SF. हाँ 2SF अभी लिख रहे हैं. हाँ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से भी कर सकते हो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से भी कर सकते हो. स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही किया है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही किया है. ये फॉर्मूला है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंबाइन कर लेता है एक ही फॉर्मूला में. मैंने जिनको पढ़ाया उनको ये फॉर्मूला पता होगा, मुझे ये पता है. ठीक है. अब जो बच्चे थोड़े से नए आए हैं तो शायद हो सकता है उनको नई लगी ये चीज, लेकिन आई हैव टॉट यू गाइस दिस, और हमने ये बहुत दफा इस्तेमाल किया है और हमें पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम आता है. बार बार हम डेरिवेशन नहीं कर सकते. एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? ओके जी, अब आगे चलते हैं. फिर क्या बोला हुआ है? On figure 4.1, draw a line to show how the stress varies the strain for the wire up to its limit of proportionality. ठीक है जी. तो कैसे करेंगे? अच्छा, पहली बात तो मुझे ये पता होता है कि बिल्कुल फोर्स एक्सटेंशन वाला ग्राफ फॉलो करता है. तो 0,0 पे इसका लाइन पॉइंट होगा पहला वाला. जब स्ट्रेन नहीं है तो स्ट्रेस भी नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगी. बस हमने ये निकालना है कि मुझे स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो एक 0,0 पता है, दूसरा वाला मुझे निकालना होगा कि इस वैल्यू स्ट्रेन पे क्या स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है. तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअली स्ट्रेस निकाल लेते हैं और इंडिविजुअली स्ट्रेन निकाल लेते हैं अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो स्ट्रेस अब अलग निकाल लेते हैं. स्ट्रेस क्या आ रहा है अलग? 18 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻7. इसकी वैल्यू बताओ. और स्ट्रेन भी अलग निकाल लेते हैं. स्ट्रेन आ जाएगा, एक्सटेंशन जो है वो 1.4 इंटू 10⁻⁻3 है, ओरिजिनल लेंथ 4 है. So give me both of these values. 4 एग्जैक्ट आ रही है, बहुत राउंड ऑफ नहीं करके बताना. ओके. सो 4 इंटू 10⁻7
and 3.5 into 10 power minus 4. एग्जैक्ट आई है दोनों, बिल्कुल एग्जैक्ट दिए ना ये वैल्यूज, क्योंकि वहां पे प्लॉट करना है। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास 3.5 इंटू 4 पे 4 इंटू 7 की स्ट्रेस आती है। अच्छा, 10 पावर 7 लिखा हुआ है, 10 पावर माइनस 4 इधर लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 3.5 पे 4 मार्क करना है। सो 3.5 पे 1 2 3 4 5, 3.5 पे मुझे जो है वो 4 मार्क करना है। सो आई मेक अ पॉइंट ओवर हियर and I know, okay, till the limit of proportionality, the graph is going to be a straight line graph because Hooke's law is obeyed, direct proportion of that. Any confusions? How do you know this is the limit of proportionality? Because they've told you, na, कि it extends by 1.4 millimeters up to its limit of proportionality. कुछ पूछना है बात तुम्हें? Sir, I have a question. Do you want to ask anything? Yes, sir. अच्छा, second copper wire has the same length as the wire in D but a larger diameter. He has speaking. अच्छा, एक सेकेंड, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहे थे कि हम लोग को कैसे पता चला कि जब कि हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। 'Cause कि मतलब वो तो हम लोग को उन्हें ही बताया, देव जस्ट सिंपली टोल्ड अस कि 1.4 मिलीमीटर वो एक्सटेंड होता है ना। A copper wire of length 4 meters has a uniform cross-section area of this much. A tensile force of this is applied. This causes the wire to extend by 1.4 millimeter up to its limit of proportionality. When the सर बट extension is 1.4 millimeters, you are at your limit of proportionality. यस सर, बट उस पे तो ग्राफ पे तो हमारे पास एक्सटेंशन है भी नहीं, तो देन हाउ डू वी नो कि हमें कि इसमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को किस तरह लेना चाहिए। बाकी बच्चों को तो पता है ना इस चीज का जवाब। ये होता है नुकसान सर आपसे क्लासेस नहीं लेने का। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है वो फोर्स एक्सटेंशन वाले ग्राफ को बिल्कुल फॉलो करता है। यानी जहां तक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, वहीं तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में भी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओवर देयर। और उसके बाद अगर वो बेंड करता है और जैसी भी करता है जो भी चीज होगी, तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ग्राफ भी वैसे ही बेंड करेगा और भी वही चीजें होगी। और उसका रीजन सिंपल सिर्फ ये है कि स्ट्रेस क्या होती है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, वो डेल्टा एल अपॉन एल होती है। सिंस एरिया इज कांस्टेंट एंड लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज कांस्टेंट, तो एक तरीके से तुम देख सकते हो कि फोर्स और डेल्टा एल की ही वेरिएशन में बना रहा हूँ। एरिया और लेंथ कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट डिवाइड कर रहे हो उसको, और कुछ नहीं कर रहे हो, उनको और कोई काम नहीं है इस ग्राफ में। सो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ इज सपोज टू बी जस्ट लाइक द फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन वाला ग्राफ। सर तो मतलब फिर अगर हमारे पास स्ट्रेन फॉर एग्जांपल स्ट्रेस जितने स्ट्रेस पे वी हैड 1.4 मिलीमीटर एक्सटेंशन, तो हमारे पास फिर लाइक 1.4 मिलीमीटर एक्सटेंशन पे भी उतनी ही स्ट्रेस होगी लाइक एवरीवेयर। क्या? नेवर माइंड सर, बस आई आई गेट इट। नहीं, दोबारा पूछो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। नो सर, समझ आ गया। ओके। अच्छा, a second copper wire has the same length as the wire in B but a larger diameter. Both wires are subjected to a tensile force of 18 newtons. By placing a tick in each row, complete table 4.1 to compare the stress and strain of the two wires. हाँ जी, तो अगर मैं 18 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो स्ट्रेस जो है वो सेकेंड वायर में ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या सेम होगा? बिल्कुल सही। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अगर मैं डायमीटर लार्जर कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, मैंने एरिया भी लार्जर कर दिया है। आई हैव ऑल्सो मेड द एरिया लार्जर, right? So if the area is larger, that means the stress is supposed to be smaller, right? So the stress is going to be less in the second wire. What about the strain? Strain के साथ क्या होगा?
सेम होगा, सेम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? गिव मी अ कॉन्क्रीट वे, डोंट डू इट इन योर दिमाग। आई वॉन्ट अ कॉन्क्रीट प्रूफ, आई वॉन्ट अ फॉर्मूला प्रूफ। मुझे ये नहीं चाहिए कि सर ये ऐसे हुआ तो ऐसे होगा, ऐसे कर दिया मैंने, नहीं, मुझे फॉर्मूला से प्रूव करके दिखाओ बेटा। आई नीड अ फॉर्मूला एंड अ कॉन्क्रीट फॉर्मूला जिसमें फैक्ट आपका प्रिजर्व हो रहा हो, आपकी कोई अजम्पशन नहीं आ रही है उसमें। एफ इक्वल्स टू के एक्स एंड एफ इज पी अपॉन ए सोलेस। आलिया, तुम तो आज लग रहा है कल परसों में ना तुम जो है ना मुझसे मार खाने वाली हो। ग्रेटर डायमीटर में एक्सटेंशन कम होगी, किसने कहा? हु टोल्ड यू दिस? लेस होगा पक्का। डेल्टा एल अपॉन एल इफ ओरिजिनल लेंथ इज सेम देन इट विल बी सेम स्ट्रेन। वाह 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 वाह। और अगर डेल्टा एल चेंज कर गई नील उसमें तो फिर क्या होगा? एल अगर सेम है लेकिन अगर डेल्टा एल ही सेम नहीं है तो फिर, तो तुम्हें क्या पता कि उसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट सेम है कि नहीं? फोर्स सेम है लेकिन स्प्रिंग्स कांस्टेंट सेम है, वो तो नहीं पता, तो क्या उसकी डेल्टा एल सेम होगी? नहीं पता। यही तो मसला है हमारा। हम कंक्रीट फॉर्मूला नहीं ढूंढते, हम अपनी मर्जी से पता नहीं कौन कौन सी अजीबो गरीब निकालते हैं चीजें। बेटा ये रॉन्ग है आलिया, ये पूरे तरीके से रॉन्ग है। आप प्रेशर अपॉन एरिया कहाँ से ले आएंगे इसमें? हाँ राना, आई थिंक वाई थिंक नहीं बोलो, मुझे बताओ। बिल्कुल सही है आलिया, वेरी गुड। और सोचो भाई सोचो, मिनाहिल, आज तुम कुछ नहीं बोल रही हैं। जैनब नहीं, गलत। भाई मेरे एतबार से या मेरे हिसाब से, ठीक है जी, इट इज वेरी इजी टू डू। ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू लुक फॉर अ कॉन्क्रीट फैक्ट। दूसरी वायर भी क्या है? कॉपर वायर है। तो यंग मॉड्यूलस सेम होगा, डिफरेंट होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? सेम होगा। यंग मॉड्यूलस मेरा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फिर मुझे यंग मॉड्यूलस पता है कि वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेन को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो स्ट्रेन इंटू यंग मॉड्यूलस विल इक्वल टू स्ट्रेस। एंड क्योंकि मुझे ये पता है कि दोनों केसेस में मेरी यंग मॉड्यूलस चेंज नहीं करी, वो कांस्टेंट है, तो आई कैन वेरी इजीली डिराइव फ्रॉम द फैक्ट द स्ट्रेस इज गोइंग टू डिक्रीज, सो देयरफॉर द स्ट्रेन इज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज। बूम शाकला का, खत्म, कुछ भी नहीं करना। तो आप लोग पता है क्या करते हैं? आप लोग उठा के उस चीज से प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो चीज आपको पता ही नहीं है ट्रू है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों ने क्या कहा, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ या आपकी चीजों को डिस्प्रूव करता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि देखिए सर, स्ट्रेन जो है वो क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। उन्होंने कहा सर हमने ओरिजिनल लेंथ चेंज नहीं करी, वी हैव नॉट चेंज दिस, नॉट चेंज्ड दिस। मैंने कहा परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत बात। उन्होंने कहा क्योंकि सर हमने लेंथ चेंज नहीं करी तो इसका मतलब स्ट्रेन सेम रहेगा। गलत। डेल्टा एल को तो आप भूल ही गए। डेल्टा एल सेम रह रहा है, क्या इसकी गारंटी है पूरे क्वेश्चन में? नो, यू डोंट हैव दैट गारंटी। एंड अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि जुड़वा स्प्रिंग की, यानी एक ही बनावट के अगर वो स्प्रिंग हो, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, एरिया भी सेम, लेंथ भी सेम, मटेरियल भी सेम, सब कुछ सेम, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता है ना? लेकिन अगर उसकी लेंथ चेंज हो गई, अगर उसका एरिया चेंज हो गया, अगर उसका मटेरियल चेंज हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता है। सो इन दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम नहीं होगा। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते या आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि सेम एफ है तो मुझे सेम डेल्टा एल मिलेगी। ये बात यहां पे फॉल्स हो गई क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। तो इवन ऑन द सेम एफ यू विल गेट अ डिफरेंट डेल्टा एल बिकॉज द अदर स्प्रिंग इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हो गई बात डिस्प्रूव? यानी ये फॉर्मूला या ये तरीका तो करना ही नहीं था, देखना ही नहीं था। इसमें तो कोई गारंटी ही नहीं है डेल्टा एल सेम है कि नहीं है। दैट इज देयर फॉर रॉन्ग। सो दैट इज रॉन्ग। आपने क्या फॉलो करना? आपने कॉन्क्रीट फॉर्मूला ढूंढना था, कॉन्क्रीट फॉर्मूला ये रहा, खत्म कहानी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक आलिया ने भी एक थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचा, वो भी सही है। आप ये भी कर सकते थे कि आपके पास एफ इक्वल्स टू के एक्स है,
ये भी इन सम में गलत है, ये चल गया, लेकिन F इक्वल्स टू के एक्स होता है, और F क्या होता है? F जो है वो आप कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रेस अपॉन एरिया दैट विल इक्वल्स टू के एक्स, एंड देन स्ट्रेस अपॉन एरिया को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इसको ऐसे कर दें। वैसे आलिया ये थोड़ा बहुत गलत रहेगा, एक्सटेंशन को भी खोलना पड़ेगा बदले। तो आप जो है वो स्ट्रेन इनटू लेंथ कर दें, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, एरिया तो सेम नहीं है, और वो के कांस्टेंट नहीं है, नहीं आलिया ये भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। चल गया ये तुम्हारे लिए, लेकिन ये कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, बिकॉज स्प्रिंग्स कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकती मास रिलेशनशिप। सिर्फ ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। ये देखना था कांस्टेंट हकीकी तौर पे, फैक्चुअल तौर पे क्या चीज रह रही है, उसको देखना था, उसका फॉर्मूला चूज करना था, दोनों को कंपेयर करना था, खत्म कहानी। 2 मिनट में हो गया, कुछ भी नहीं करना था। तो कांस्टेंट चीज को देखे, फैक्चुअल थिंग को देखे, पहले ही मैंने छुड़ के बोला फैक्चुअल थिंग को देखना, उसके अलावा सारी चीजें देख ली, फैक्चुअल थिंग नहीं देखी। समझ में आ गया सबको कि बाकी सारे मेथड्स क्यों रॉन्ग है और ये वाला मेथड क्यों करेक्ट है? ओके, आगे चलते हैं अब। A stretched string PQ has length 1.2 meters. One end of the string is attached to a vibration generator and the other end is attached to a wall as shown in figure 5.1. अच्छा, किसी ने कहा सर ऐसे दिमाग नहीं चलता। ऐसे दिमाग पता है कैसे चलता है? जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे करो कि तुम एक चीज का जो प्रूफ ढूंढने जा रहे हो उसको ऐसे ढूंढो या उसको ऐसे करो कि तुम्हें आगे किसी को वो समझानी है, ठीक है? तो तुमने ना जब समझानी होती है ना, तो आपको पता है बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े कूड़ मगज होते हैं, समझते नहीं है एक दफा में बात, कि उनको बिल्कुल आराम से या बिल्कुल आसान तरीके से ना समझाया जाए तो उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है जी? तो आपका भी क्राइटेरिया यही होना चाहिए, मैं समझ तो रहा हूं या मैं कर तो लिया मैंने सॉल्व, लेकिन मैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट रास्ता ढूंढूंगा कि भाई मुझे अगर किसी को समझाना हो, तो क्योंकि मुझे पता है सामने वाला इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, उसकी इतनी वो नहीं हो सकती कैपेसिटी, तो मुझे बिल्कुल उसको हलवा करके देना है। तो हलवा करके देने वाला जब आप वो वाली चीज ढूंढेंगे ना कि सबसे आसानी से कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, तब आपको ये सारी चीजें दिखना भी शुरू हो जाएंगी कौन से तरीके से कैसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है। यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट इजीएस्ट वे, ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली आप 2 दिन 3 4 दिन ही रह गए एग्जाम में, अब तो कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन you can try this in your final days. Try to explain it in the most simplest way, and you will end up on those explanations that are always जो है वो on the facts. A stretched string PQ has a length of 1.2 meters. सर छुट्टी कर दें, 720 को बायो मॉक है 720 को? वाट यार, मुझे ये करवाने दो ना, ये वाला क्वेश्चन करवाने दो। मैं जुहा को बोलो 7:30 तक स्टार्ट करें। सर 7:15 मैथ लीड की स्ट्रीम है। जाओ यहाँ से, मैथ लीड का क्या करना है, अब तो दे दिया तुमने P1, M1 खुद दो। नहीं। A stretched string PQ has length 1.2 meters. One end of the string is attached to a vibration generator and the other end is attached to a wall as shown in figure 5. अभी कैंसिल नहीं हुआ P1, अगर वो कैंसिल करेंगे तो आपको बता देंगे। वाइब्रेशन जनरेटर है, और जो है वो आपको जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो ज़ायनामैटिक्स वाला, नहीं मैंने नहीं देख रहा खोल के यूट्यूब का, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, मैं देखूंगा। वो उस पे है, प्रॉस्पेरिटी टॉक्स पे है कमेंट। तो वाइब्रेशन जनरेटर है, ये ऊपर नीचे मूव करेगा, एक स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ आपको 1.2 मीटर्स दी है। The vibration generator is switched on and the stationary wave is formed on the string. The string is shown at one instant of time in figure 5.2. Explain how a stationary wave is formed between the vibration generator and the wall. अरे हाँ, जेनोमैटिक्स ऑफ फाई, हाँ ये पता नहीं लोगों को क्या है कि भाई जेनोमैटिक्स ऑफ फाई और ये और वाई ये वो, जेनोमैटिक्स जाए भाड़ में, जेनोमैटिक्स ऑफ फाई कहाँ से बन गया भाई? मैं सर रोहाब ऑफ फाई बोलो या प्रॉस्पेरिटी एकेडमी ऑफ फाई बोलो, ये कहाँ से जेनोमैटिक्स? उस लोगों को होता है किसी के फुटस्टेप्स में चलाओ वो दूसरे को, हम किसी के फुटस्टेप्स में नहीं चलते। सो वी गोइंग टू राइट द वाइब्रेशन generator produces a wave that travels forwards
फॉरवर्ड्स लिख दो या ट्रेवल्स टू द राइट लिख दो. द वेव reflex of the wall and travels backwards. Both waves have the same velocity, wavelength, and frequency. So they superpose to form a stationary wave. ये लिखवाया था, एक वेव आगे जाती है, दूसरी वेव पीछे जाती है, दोनों वेव सुपरपोज करती हैं और जो है वो वेव आपकी स्टेशनरी में बन जाती है. एंड कंडीशन क्या होती है, दोनों वेव्स के पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए. ठीक है जी. हाँ वो शेम शेम अंकल वाली उनका वो है. अच्छा जी. ला 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 ला. डू वी नीड टू मेंशन कंडीशंस लाइक कोहेरेंसी? नहीं, बस ये वाली कंडीशंस लिखते हैं, सेम वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दैट्स ऑल. स्टेशनरी वेव्स के लिए बस यही होती है कंडीशंस, वेलोसिटी सेम, वेवलेंथ सेम और फ्रीक्वेंसी सेम. ओके, एंड यू अचीव इट बाय सेंडिंग वन वेव फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग वन वेव बैकवर्ड. और दोनों को सेम करने के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए होती है आपको. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव. वेवलेंथ कैसे निकलेगी? 1.5 लैम्डा इक्वल्स टू 1.2. ठीक है, तो 1 ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन, 5 ट्रांजिशन, 6 ट्रांजिशंस. सो 6 ट्रांजिशंस, 6 लैम्डा बाई 4 will be equivalent to your length over year, P से Q, जो 1.2 meters की लेंथ आई. तो 6 lambda by 4 is equal to 1.2. Lambda will equals to 1.2 multiplied by 4 divided by 6. क्या आ रहा है आंसर? 0.80 meters है. 0.8 है, 0.9 है, 0.8 है. ठीक है, और ये वेरी गुड, जिसने बताया टू सिग्निफिकेंट पहले बता दिया, तो टू सिग्निफिकेंट हमारा हम आंसर लिखेंगे 0.20 बिकॉज इट्स 1.2. चलो फिर आगे क्या करना है हमको, ये कर लेंगे आज हम. फिगर 5.3 shows the stationary wave at time t equals to 0 when all points on the wave are at their maximum displacements. The period of the wave is 0.16 seconds. Period of the wave क्या है? 0.16 seconds है. On figure 5.3, sketch the shape of the stationary wave at time t equals to 0.24 seconds. So कैसे ड्रॉ करूंगा इसका शेप? 1.5 टाइम पीरियड. ओके, उसमें क्या होगा, कैसे दिखेगी वेव? वेरी गुड आलिया. हाँ जी, कैसे करते थे ये वाला सवाल? स्टेशनरी वेव की ट्रांजिशंस किस किस एतबार से होती थी? जो पूरी वो क्लास ली थी, वो यूं 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 जो होती हैं, कितने कितने टाइम बाद होती हैं वो? भूल गया? ओहो. T/4. यस. सो बेसिकली हमें ये पता है कि हमारी जो स्टेशनरी वेव होती है, अगर वो फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 0 पे ऐसी दी हुई है, तो t इक्वल्स टू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4 पे कैसी जाती है? फ्लैट हो जाती है. t इक्वल्स टू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2 पे क्या हो जाती है? बिल्कुल इन्वर्ट हो जाती है. t इक्वल्स टू 3t/4 पे क्या हो जाती है? वंस अगेन फ्लैट हो जाती है. और t इक्वल्स टू टाइम पीरियड पे वंस अगेन वैसी हो जाती है जैसे वो थी. और ये सारे केसेस कितने कितने सेपरेट होते हैं? दे आर सेपरेटेड बाय टाइम t/4. हर केस से नेक्स्ट केस में जाने के लिए आपको t/4 उसमें ऐड करना पड़ता है. ठीक है, सो हमें यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे भी यही देखना पड़ेगा कि मैं कितना t/4 आगे गया हूं. तो सबसे पहले तो t/4 की वैल्यू निकालें. 0.16 को डिवाइड बाय 4 करें और मुझे t/4 की वैल्यू बताएं क्या आ रही है. 0.04 आ रही है. राइट, सो दैट मीन्स कि मैं जो हूं वो 1 टाइम पीरियड अपॉन 4 एंड देन अनदर टाइम पीरियड अपॉन 4 करने के बाद यहां से पहुंचा हूं, यहां पे पहुंचा. सो बेसिकली मैं 2 टाइम पीरियड्स अपॉन 4 करके पहुंचा हूं. तो अब अगर मेरी वेव ऐसी है, दिस इज माई वेव. ठीक है, एक टाइम पीरियड पे क्या होगा? एट 1 टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी लाइक दिस. टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ऐसी होगी और टाइम t इक्वल्स टू टाइम पीरियड पे ऐसी होगी, यानी टाइम t इक्वल्स टू 0.16 सेकेंड्स. उसके बाद 0.04 में क्या होगा?
यानी 0.20 पे क्या होगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, बिकॉज द नेक्स्ट टी अपॉन 4 में वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टी अपॉन 4 में ये बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। सो समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस। यस, बेसिकली वी हैव गॉन टू ट्रांजिशंस आगे। सो दो ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, अभी अगर ऐसी बन रही है वेव तो बिल्कुल इसको फ्लैट कर दोगे एक ट्रांजिशन में, एंड देन नेक्स्ट ट्रांजिशन में तुम इसको बिल्कुल इन्वर्ट कर दोगे। यानी बेसिकली टाइम टी के बाद तुम टी अपॉन 4 प्लस करा तुमने, तुम वापस इस केस पे आ गए, और फिर प्लस टी अपॉन 4 करोगे तो बिल्कुल इन्वर्जन वाले केस पे चल जाओगे, बिकॉज टी अपॉन 4 इज टू ट्रांजिशन ना, टी अपॉन 4 इज 1, 2 टाइम्स टी अपॉन 4 इज 2 ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस नहीं भी सोचो तो इसको ऐसे सोच लो कि जो हम एक केस से दूसरे केस में जाते हैं ना जैनब, वो टी अपॉन 4 के ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली मैंने 0.16 से मैं कितना प्लस करूं तो मैं 0.24 पे जाऊंगा। मैं एक दफा 0.04 ऐड करूंगा तो 0.20 पे पहुंचूंगा, फिर एक और दफा 0.04 ऐड करूंगा तो 0.24 पे पहुंचूंगा। तो आई हैव गॉन 0.04 में बिल्कुल फ्लैट हो गया हूंगा, एंड देन नेक्स्ट 0.04 में मैं बिल्कुल इन्वर्ट हो गया हूंगा। क्लियर? बाकी सबको भी समझ में आया कैसे हो रहा है ये? एक मार्क का वर्किंग, एक मार्क वर्किंग का है, नहीं मार्क आपका पूरा का पूरा यहाँ डायग्राम में ड्रॉ करने का ही है, दोनों मार्क्स। नहीं मॉक्स अभी चेक नहीं हुए, केमिस्ट्री के चेक करने में इतनी देर लग रही है, कल इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन आपको या मिलना शुरू हो जाएंगे आपको आपके वो। अच्छा जी, point R and T on the string are at a horizontal distance of 0.30 meter apart and in the position shown in figure 5.4. State the phase difference between the oscillations of points R and T. जीरो नहीं होगा, क्यों जो है वो गलत गलत बातें कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग। एक लूप है ये, दिस इज वन लूप, और ये दूसरा लूप है, दे बोथ आर इन डिफरेंट लूप्स, सो इट्स गोइंग टू बी। इतना पढ़ाने का मेरे को क्या फायदा हुआ है, इतना पढ़ाने को मुझको क्या फायदा मिला तुम लोगों को? 90 डिग्री नहीं होता स्टेशनरी वेव में, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री की ट्रांजिशन फेज डिफरेंसेस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। देयर कैन बी नो 90 डिग्री, देयर कैन बी नो 270 डिग्री, देयर कैन बी नो अदर थिंग, सिर्फ जीरो या तो 180 डिग्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सेम लूप में तो 0 डिग्री, अगर डिफरेंट लूप में तो 180 डिग्री, दैट्स ऑल, ठीक है। और एक और चीज, इसमें डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 360 डिग्री नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, स्टेशनरी वेव है, दिस इज अ स्टेशनरी वेव, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव वेव, तो वी कैन नॉट डू दैट। अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव ऑन द स्ट्रेच स्प्रिंग, सो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड तो हमको दिया हुआ है 0.16, सो v विल इक्वल्स टू 1/0.16, एंड लैम्डा क्या था, लैम्डा 0.80 था, सो लेट्स वर्क इट आउट, 5 मीटर पर सेकेंड, 5.0 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, टू सिग्निफिकेंट, सो 5.0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज दिस क्वेश्चन कंप्लीट टू। ये जो है ना, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के फिर भी तुम लोग वही गलतियां कर रहे हो, जो जिनको नहीं भी पढ़ाया होता वो भी वही गलतियां करेंगे, फायदा इतना पढ़ाने का है? पिटना पिटना है तुम लोगों ने। इतना आसान पेपर है, अभी तक एक सवाल ऐसा नहीं था जो मुश्किल है, एवरीथिंग वी ऑलरेडी डन, पेपर में और कुछ भी नहीं आता, गलत सुलत जवाब दे रहे हो, अल्लाह माफ करे। क्या होगा बच्चों? स्टेट Kirchhoff's first law. What is Kirchhoff's first law? Sum of current entering a junction is equal to the sum of current leaving the junction. Very good. तो करंट वाला है, Kirchhoff's करंट लॉ है, वेरी गुड। सो हम यही लिखेंगे, और ये किस क्वांटिटी की कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है? It is dependent upon the conservation of charge. Very good. Sum of currents into a junction equals to sum of currents outgoing
from that junction. A cell with internal resistance R is connected to two resistors of resistances R1 and R2 as shown in figure 6.1. इंटरनल रेजिस्टेंस R R1 और R2 के साथ कनेक्टेड है. टिपिकल आपका जो केस सिनेरियो होता है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस वाला. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और R2 एंड R V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, यानी ये बोल रहे हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो V2 है. ठीक है. द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज V, यानी जो हम टर्मिनल VT लिखते थे ना, उन्होंने उसको VT को क्या बोला हुआ है, उन्होंने उस VT को बोला हुआ है कि वो V है. अभी फिलहाल उसको V ले लो. ठीक है. द करंट इन द सर्किट इज I. यूज Kirchhoff's law to show that the total resistance RT of the external circuit is given by RT equals to R1 plus R2. यानी हमने क्या ड्राइव करना है, हमने ये ड्राइव करना है जो हमारा सीरीज वाला रेजिस्टेंस वाला क्या है, फॉर्मूला है. राइट. सो किसी को याद है डेरिवेशन कैसे शुरू करी थी? अगर हम इसमें Kirchhoff's लॉज लेके आने हैं तो फिर हम कैसे लेके आएंगे उसको? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. यस, यानी जो हमारा V होगा वो V1 प्लस V2 होगा. राइट. द V विल बी V1 प्लस V2. राइट. जो हमें पता है, जो हमें सेंस भी बनती है हमारे पास बात कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा V1 प्लस V2 के बराबर है. द टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस. राइट. अच्छा, अभी फिलहाल हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है. वी आर गोइंग टू इग्नोर द फैक्ट कि इसके अंदर भी और कुछ है, बिकॉज उसने हमें ये नहीं बताया कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या है क्या नहीं है. वी डोंट नो दैट. सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस पूरी चीज को एक बड़ी सी बैटरी बना लें. वी आर गोइंग टू से दैट दिस होल थिंग इज अ बिग बैटरी. ठीक है. सो मैं थोड़ा सा सर्किट ऐसे सिंप्लीफाई करके बना रहा हूं जस्ट फॉर ड्राइविंग द फॉर्मूला. वैसे फिर हम अपना पूरा ही सर्किट लेंगे. तो आई एम सेइंग वी हैव अ बैटरी. इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर है, अभी फिलहाल हमने इग्नोर मार दी जो भी वो इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है. वो उसके अंदर हम ले गए, हम उसको अलग से बाहर नहीं निकाल के बना रहे. ठीक है. दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस R1 एंड टू अ रेजिस्टेंस R2 और फिर जो है वो आपके पास ये यूं वापसी जा रहा है. ठीक है. विद दिस ऑब्वियसली इज V एंड दिस ऑब्वियसली इज V1 एंड दिस इज V2. राइट. अच्छा, अब आप चाहें तो आप पूरी डेरिवेशन करके दिखाएं Kirchhoff's वोल्टेज लॉ की, जैसे हमने करी हुई है प्लस माइनस और सारी चीजें करके. वरना जैसे क्योंकि आपको पता है कि V विल इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये भी लिख के तुम कह सकते हो Kirchhoff सेकंड लॉ से आगे, क्योंकि तुम्हें पता है वही बनेगा इवेंचुअली. राइट. लेकिन चलो कर लेते हैं पूरी दोबारा से. सो प्लस और माइनस पहले मार्क कर देते अपनी रेफरेंस बैटरी के. ठीक है जी. और इस रेफरेंस बैटरी की मदद से बाकी सब चीजों के प्लस माइनस मार्क कर देते. सो प्लस से निकले गए गए गए, इसका प्लस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, प्लस से गए 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 गए, इसका प्लस ये, इसका माइनस ये. ठीक है. फिर क्या करेंगे, एक लूपिंग का डायरेक्शन चूज करेंगे. राइट. लेट्स से वी लूप लाइक दिस. हम जो है वो यूं क्लॉकवाइज लूप करते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, अगर हम यहां से जाएंगे, इसका V है ना, दिस बैटरी इज हैविंग वोल्टेज V. सो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो आई विल राइट दिस एज प्लस V. आगे चलो 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 चलो, इसका कहां से जा रहा हूं, माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस आई इंटू R2. और फिर चलो 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 माइनस आई इंटू R1. राइट. सो माइनस आई इंटू R1 और फिर वापस से अपनी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया तो इक्वल टू 0 कर दूंगा. और वही बात बन गई कि V इक्वल्स टू IR2 माइनस IR1 या V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जो हमें पता है ऑलरेडी. राइट. सो Kirchhoff's वोल्टेज ला ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई गलत वो कोई और चीज देना शुरू कर देता है, वही चीज देता है जो आपको ऑलरेडी पता है. राइट. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डाउन. हम पहले ये लिख लेते हैं. सर प्लस होगा ना, क्या प्लस होगा बेटा, IR1. IR1 प्लस क्यों होगा? ओ हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये गलत लिख दिया, ये प्लस है, इधर माइनस नहीं है, उधर जाके प्लस हो जाएंगे ये दोनों. सॉरी, वो गलती से हो गया. हाँ हाँ हाँ, वो गलती से वो मेरे ख्याल से वो मिट गया, क्या हुआ है. अच्छा. सो पहले हम क्या लिख रहे हैं, हम ये लिखेंगे कि यार V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर है. और ये बात हमें कहाँ से मिल रही है, ये बात अभी हमने ऊपर ड्राइव भी करके दिखाई. ये बात हमें मिलती है Kirchhoff's सेकेंड लॉ से. ठीक है. वी आर गेटिंग दिस थिंग फ्रॉम Kirchhoff's सेकेंड लॉ. अब हम इसको ओपन कर सकते हैं. इसको कैसे लिखेंगे, V को वी कैन राइट दिस एज I इंटू R टोटल equals to I into R1 plus I into R2.
और फिर हम क्या करते थे, हम करंट 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 को कैंसिल कर देते थे। क्यों? बिकॉज सीरीज सर्किट है, इन अ सीरीज सर्किट करंट remains constant। ठीक है, एंड देन फाइनली यू गेट योर फाइनल थिंग कि आर टी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इस बात से हरगिज घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई कर्शॉफ लॉ से ड्राइव करके दिखाओ, तो उससे डेरिवेशन चेंज नहीं करती, वही होती है जो हमने सीखी थी। बस उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई ये करना होगा कि कर्शॉफ का लॉ किधर लग रहा है, और वो स्पेसिफिकली लिखना होगा कि यहाँ पे अप्लाई किया मैंने कर्शॉफ का लॉ, और फिर उसके आगे वही डेरिवेशन होती है, कोई नई बात नहीं आती। इवन इंटरनल रेजिस्टेंस भी करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बीटी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर भी अगर ड्राइव करते हो कर्शॉफ लॉज के थ्रू, तो वो जो पहली हम इक्वेशन लिखते थे ना, जो बी टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस करके, तो वो कर्शॉफ सेकंड लॉ से ड्राइव होगी, और फिर उसके आगे सारी वर्किंग वैसे ही होगी जैसे हमने सीखी हुई है। सो इट्स नॉट एनीथिंग डिफरेंट, इट्स स्टिल द सेम। सर व्हाई आर वी इग्नोरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस? ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज उसने इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ बोला ही नहीं। उसने बोला कि पूरे सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी ले लो। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूंगा, क्योंकि मुझे उसका सिंबल नहीं बताया हुआ कि वो V1 है, V2 है, V3 है, VR है, क्या लेंगे उसको, या उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। उन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई बैटरी का जो ये पूरा का पूरा वो टर्मिनल ये वोल्टेज आ रहा है ना, टर्मिनल वोल्टेज, ये तुम्हारा V है। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी फिलहाल इग्नोर मार दे, क्योंकि उसने उसका कुछ बताया ही नहीं है, उसके हिसाब से हम फिर करेंगे तो एम्बिग्विटी जाएंगी, हमारी कैलकुलेशन होगी नहीं। तो हमने इग्नोर मारा। हमने कहा कि यार इस पूरी बैटरी को ऐसे मान लो कि ये एक ऐसी बैटरी है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर घुसी हुई, अभी हम फिलहाल उसको देखना नहीं चाह रहे। सो वी जस्ट मेड अ न्यू बैटरी विद अ न्यू ईएमएफ which has internal resistance already incorporated into it. We don't care about that. और मुझे उसका पता है कि उसका वोल्टेज भी, that is the voltage producing source। ठीक है, नीचे भी दिखा सकते हो उसको, यू कैन शो इट मिनाहिल इधर, आप इधर करके दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन लिख देना कि ये चीज मेरे पास कर्शॉफ सेकंड लॉ से आई है, और फिर कैंसिल कर दे। मतलब ये पूरी चीज तुम इधर करके और फिर लिख देना साथ में, जब ये लिखोगी ना ये चीज, तो लिख देना सिर्फ कर्शॉफ सेकंड लॉ से आई है, बाकी फिर वही बन जाएगी। अच्छा, फिर क्या है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल इन फिगर 6.1 इज 1.5 volts। The values of R1 and R2 are 10 and 15 ohms respectively। The terminal potential difference of the cell is 1.35 volts। Calculate the internal resistance R of the cell। आसान है, मुश्किल तो इसमें कुछ है ही नहीं, right? So which formula are we supposed to use? VT equals to, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, वो E माइनस आई आर के बराबर होता है, राइट? अच्छा, अब हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या है वो हमें पता है 1.35 है, ईएमएफ भी हमको पता है क्या है, बस करंट नहीं पता। सो वी बेसिकली नीड टू डू द कैलकुलेशन फॉर द करंट। अब करंट के लिए कैसे कैलकुलेशन करें, हाउ शुड वी ट्राई टू फाइंड आउट द करंट, या कैसे उसके ऊपर कहानी करनी चाहिए हमें, क्या ख्याल है? हाउ कैन वी फाइंड द करंट इन द सर्किट, या हाउ कैन वी सॉल्व दिस फर्दर? क्योंकि करंट नहीं पता होगा तब तक मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकता, दो अननोन है, करंट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है राना, यूर करेक्ट। बाकी बच्चे सोचें, ये खुद से अटेम्प्ट करें ये वाला सवाल, ठीक है, और मुझे इसका जवाब जवाब बताएं, इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ रहा है। अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन एंड टेल मी द आंसर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सबूर, एग्जैक्टली, यस, करो, सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो, स्मॉल आर की। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा सोचोगे इस पे गौर करके तो तुम्हें खुद ही समझ आएगा, ओ इतना आसान था ये। बस करंट ढूंढना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हमने पहले करंट कहीं से निकाल के देना, और सबकी स्पेकुलेशन सही ही जा रही है कि करंट कहां से मिलेगा, R1 और R2 से ही मिलेगा। सो R1 और R2 की रेजिस्टेंस लेंगे, एंड समहाउ आई नीड द वोल्टेज ऑफ R1 R2 टू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। वंस आई हैव दैट आई कैन प्लग द करंट ओवर हियर। बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना। सर रजिस्टर्स पैरेलल में है या सीरीज? इधर बेटा क्वेश्चन ये आपके पास है, सीरीज में है दोनों, R1 और R2 सीरीज में, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे इन द बैटरी। कर लिया सबने, करके दिखाऊं? राउंड ऑफ करो इसको सही तरह, सही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, तो VT इक्वल्स टू E माइनस आई। अब इसमें दो तरीके हैं आपके पास करने को, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड्स। आइदर ऑफ द मेथड इज फाइन, हाउएवर यू वांट टू गो विद द टेक्निक, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा,
VT इक्वल्स टू ई माइनस आई आर है, मुझे पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.35 है, ईएमएफ मुझे पता है कि वो 1.5 है, करंट मुझे निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी मुझे निकालना है। अच्छा, अब मसला क्या है, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता और करंट की वैल्यू भी नहीं पता, तो मुझे करंट की वैल्यू पहले ढूंढनी पड़ेगी। करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? करंट की वैल्यू मैं R1 और R2 की मदद से निकालूंगा, यानी जो वोल्टेज है R1 और R2 का वो बराबर होगा करंट जो R1 और R2 में जा रहा है, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट तो हर जगह ही सेम है, और ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस ऑफ R1 प्लस R2। राइट, जाहिर बात है ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट ढूंढना है R1 और R2 के ऊपर, तो R1 और R2 का वोल्टेज चाहिए। R1 और R2 का वोल्टेज क्या होगा? R1 और R2 का वोल्टेज यही होगा 1.35 वोल्ट्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यही कहा था हमने कि ये वाला जो V है ये V1 प्लस V2 के बराबर होगा। राइट, सो दिस टर्मिनल पोटेंशियल इज द लोड वोल्टेज एज वेल। ये दोनों अभी मिलके आपका लोड बना रहे हैं, तो ये सेल का भी टर्मिनल पोटेंशियल है और ये लोड का भी वोल्टेज होता है, जो चीज हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखी कि आप उसको VT इक्वल्स टू ई माइनस आई आर भी लिख सकते हैं और VT इक्वल्स टू आई इंटू लोड रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, IR भी लिख सकते हैं। राइट, सो ये वही चीज करनी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से ओके the VR1 R2 is basically what it is, basically the terminal voltage, और टर्मिनल वोल्टेज क्या है मेरा, वो मेरा 1.35। और देखो आपने यही बात से पहली डिराइव भी तो करी चीज, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जो ये V है ये V1 और V2 के वोल्टेज के बराबर है, सम के। राइट, सो 1.35 विल इक्वल टू करंट, एंड R1 और R2 क्या है, 10 प्लस 15, so we are getting current equals to 1.35 divided by 25। ये आपका आ गया करंट। और अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 0.054 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन 1.35 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0.054 आर, then 1.35 minus 1.5 divided by minus 0.054 equal to the internal resistance, and that is working out to be a 2.78 ohms। टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर दूंगा, ठीक है जी, ये 3SF लेकिन ये दोनों 2SF, so I will round it off to 2SF, so 2.8 is my final answer। ठीक है, क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आगे। Now what is the question? A resistor of resistance R3 is added to the circuit so that the circuit is as shown in figure 6.2. State and explain the effect, if any, of this change on the current in the cell, the terminal potential difference of the cell। तो वो वाली केस याद करें कि अगर चलते हुए सर्किट में, ऑलरेडी असेंबल्ड सर्किट में मैं रेजिस्टेंस उठा के डाल दूं कोई पैरेलल में, तो क्या होता है चेंज, एंड देन फिर आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस क्या होंगे आपके पास। सबको याद है ये वाली केस? अगर ऑलरेडी असेंबल्ड सर्किट हो और मैं एक रेजिस्टेंस जबरदस्ती उठा के पैरेलल में घुसेड़ दूं, तो क्या होता है उस केस में? टोटल रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज करती है, तो देयरफॉर योर टोटल करंट विल इंक्रीज। राइट, जब आप ऑलरेडी असेंबल्ड सर्किट में उठा के जबरदस्ती एक रेजिस्टेंस उठा के पैरेलल में डाल देंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज कर देंगे। लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपको ये रटी रटाई बात याद नहीं आ रही तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप बिल्कुल। आपको ये तो पता है ना कि ये 10 था, और आपको ये भी पता है ये 15 है। 10 प्लस 15 इन दोनों की ओरिजिनल क्या थी? इन दोनों की ओरिजिनल 25 ओम्स बन रही थी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता हूँ, पैरेलल में इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो अब मेरी न्यू आर इफेक्टिव कैसी निकलेगी? वो निकलेगी 1/25 प्लस 1/10 होल इनवर्स। करके देख लो, आंसर छोटा आ रहा होगा, करके बताओ। 1/25 प्लस 1/10, ये 10 मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जो भी वैल्यू लोगे वो तुम्हें डिक्रीज आंसर ही लाके देगी। 7.14 आर। ठीक है, तो अगर आप भूल भी जाएं और अगर आपको एंड मोमेंट में चेक करना हो अपना आंसर, अपनी चीज को वैलिडेट करना हो, तो ऐसे आर्बिट्ररी वैल्यूज आप चूज करके चेक कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 25 ओम से 7.14 पे आके रेजिस्टेंस गिर गई है। राइट, एग्जैक्टली द केस दैट आई हैव टॉट यू। तो हम क्या लिखेंगे? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ
the circuit decreases, so the current in the circuit will increase, right? This is the first one. अब मुझे जरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में बताओ क्या होगा फर्क. What will be the effect on the terminal potential difference? This is also very easy. Either do it with Vt equals to E minus IR or just do it with the law that we have learned. The पहला law जो हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से पहला था या दूसरा था. It does not increase, dear. Terminal potential difference does not increase. Terminal potential difference will decrease, right? अब इसको देखने के दो तरीके थे. कौन से दो तरीके थे? आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है उसके वोल्टेज को क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स वोल्टेज, वो भी डिक्रीज करती है. जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है उसका वोल्टेज भी डिक्रीज होता है, और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है उसका वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, अनलेस एंड अनटिल वो बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो, राइट? यहाँ पे बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है हमारा लोड. अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरा जो है वो मेरा लोड आर है, दिस इज द कैपिटल लोड आर, सो आई नो कि भाई क्योंकि मेरी लोड आर की रेजिस्टेंस गिरी है क्योंकि मैंने पैरेलल में इंट्रोड्यूस किया है, so from there I automatically know that the voltage of the load will also decrease. और voltage of the load क्या होता है? Voltage of the load terminal potential difference ही होता है, right? So this is one way to prove it. If this is not fine with you, what you can do, you can also write it with this Vt equals to E minus IR. अब आपने क्या निकाला है? आपने निकाला है कि करंट आपका इंक्रीज हुआ है, राइट? सो इफ द करंट हैज इंक्रीज्ड, दैट मींस दिस होल थिंग IR वाला पार्ट वो इंक्रीज कर गया. और जाहिरन बात है जब एक कांस्टेंट ईएमएफ में से मैं ज्यादा बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो Vt का आंसर क्या हो जाएगा? Vt का आंसर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. मैं कांस्टेंट में से एक बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सो Vt विल कम आउट टू बी स्मॉल. बोथ ऑफ दी मेथड्स आर फाइन. हाँ, ये ऊपर वाला थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा, सो आई विल बी राइटिंग द नीचे वाला. इसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल प्रॉपर्ली मैं आराम से लिख सकता हूँ. वो वाला थोड़ा स्केची हो जाता है अगर आप ये लिख देंगे जिसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई इसका वोल्टेज इंक्रीज, तो वो देखने के लिए एज एन आंसर हाँ शायद वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर आपको लिखना हो. अगर 1 मार्क का हो तो लिख सकते हो आराम से कि सिंस रेजिस्टेंस इंक्रीज सो इट्स वोल्टेज विल आल्सो इंक्रीज, वो ओके हो. लेकिन हम यहाँ पे नीचे वाले लिख रहे हैं क्योंकि दैट विल गिव मी अ प्रॉपर वर्डिंग एंड फ्रेजिंग, मैं उसको प्रॉपर आराम से लिख दूंगा. तो भाई हम क्या लिख लेते हैं? हम ये लिख लेते हैं सिंस करंट इंक्रीज्ड देयर इज a larger potential difference across internal resistance. So terminal PD will decrease. ठीक है, और आप इस इक्वेशन का हवाला भी दे सकते हैं आगे. Vt इक्वल्स टू E माइनस IR है, करंट बढ़ गया तो IR की वैल्यू बढ़ गई और Vt की वैल्यू कम हो जाएगी. एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? ये समझ में आ गया सबको? Okay, moving onwards. Nuclei of an isotope of copper have 29 protons and 37 neutrons. This isotope is a beta minus emitter. State the nuclide notation in the form of AZX for this nucleus of copper. हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे भाई? Cu. A क्या लिखूं मैं इसका? What is going to be A written as? Not 37. Yes, this is previous paper. 37 plus 29 करोगे ना बावलो, मास नंबर लिखते हैं ना ऊपर, उल्टा सीधा बता रहा हूँ. 37 प्लस 29 66 लिखेंगे हम ऊपर, और 29 प्रोटॉन्स हम लिखेंगे नीचे. ठीक है, गलत सुलत नहीं बताओ, सही तरह बताओ. यस. The energy spectrum of the beta minus radiation emitted by a sample of this isotope is shown in figure 7.1. इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ? नहीं, न्यू एंड ई लिखना जरूरी नहीं होता, वो समझाने के लिए बताया था उधर। हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ नजर आ रही है, ऐसा पिटोगे ना मुझसे तुम। ग्राफ की एक्सिस पढ़ो और ग्राफ की एक्सिस पढ़ के बताओ क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। बीटा माइनस पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जीज। सबूर राना से ज्यादा पिटेगा। बंदे ने बात सही पहुंचा है लेकिन गलत बिल्कुल उल्टा लिखा है इसने। लिखा बिल्कुल उल्टा है, पूरी फिजिक्स भूल गया। बीटा माइनस पार्टिकल्स की डिस्क्रीट एनर्जी होती थी या कंटिन्यूस होती थी? बीटा पार्टिकल्स की कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी होती थी। तो आप ये जरा देख रहे हैं, आपको वो ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स। अब देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि एक एनर्जी नहीं है ऑफ द बीटा माइनस पार्टिकल्स। इतने बीटा माइनस पार्टिकल्स थे जिनके पास एनर्जी इतनी थी, इतने बीटा माइनस पार्टिकल्स थे जिनके पास एनर्जी इतनी थी, इतने थे जिनके पास इतनी थी, इतने थे जिनके पास ये सबसे ज्यादा वाली थी। लेकिन ग्राफ कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ में एक लाइन बनी हुई, एक डॉट लगा हुआ है, भाई यही एनर्जी आ रही, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यही ग्राफ आपके अल्फा डिके के लिए बनाऊं, इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर एन अल्फा डिके, तो वो मुझे कैसा दिखेगा? कोई गैस कर सकता है? वन सिंगल लाइन। विल वी गेट वन सिंगल लाइन? आर यू श्योर? यप, यू आर करेक्ट। वन सिंगल लाइन भी नहीं। व्हाई वुड आई गेट वन सिंगल लाइन? डोंट यू थिंक आई विल जस्ट हैव अ पॉइंट? ऐसे ही पूछ रहा हूं, एक पॉइंट नहीं होगा? बल्कि नहीं, हाँ ठीक है, सही है सही है, वर्टिकल लाइन ही हो जाएगी। तो जितने भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे सबके पास उतनी ही एनर्जी थी। ऑल ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी आप इतने देखें या आप इतने देखें या आप इतने देखें या आप इतने देखें या आप जितने भी अल्फा पार्टिकल्स देख लें, ऑल ऑफ देम हैड वन सिंगुलर वैल्यू ऑफ योर एनर्जी। ठीक है जी। सो ये आपके पास आपकी अल्फा पार्टिकल्स की डिस्क्रीट एनर्जी वाला ग्राफ बन जाएगा। भाई अल्फा पार्टिकल्स के पास हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी आती है, एक सिंगुलर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, उसमें ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। यू विल जस्ट गेट दिस वर्टिकल लाइन, या हो सकता है आपको एक पॉइंट बना के दे दें वो यूं, दे गिव यू अ पॉइंट जस्ट लाइक दैट कि भाई इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलीज हुए और तमाम के तमाम सबके पास क्या थी, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट। लेकिन बीटा माइनस के लिए क्या है, बीटा माइनस के लिए वही चीज कंटिन्यूअस में, कि कुछ बीटा माइनस पार्टिकल्स इतने थे, कुछ बीटा माइनस इतने थे, इतने थे, इतने थे, एंड सो एंड सो फॉर्थ, एंड यू हैव गॉट दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जीज। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि तमाम बीटा माइनस की एक एनर्जी थी, बल्कि सब बीटा माइनस की डिफरेंट डिफरेंट है और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है, राइट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ पीपल एंड वेट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ पीपल एंड वेट्स लिखूं, तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने S1 पढ़ा हुआ हो। S1 किस किस ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे? मैथ्स S1 किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो S1 जब पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। जब भी हमें कंटिन्यूअस डेटा सेट को दिखानी होती है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दिखाते हैं यूजुअली। और उसकी भी रूल्स होते हैं, टी भी होती है और भी बहुत सारी होती हैं डिस्ट्रीब्यूशंस। लेकिन जब बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा देते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो इवन इन फैक्ट अगर मैं चाहूं तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल एंड दिस कुड बी द वेट्स वाली एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है ना, अगर ये चलता हुआ ग्राफ बन रहा है तो इट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। और अगर इसके अंदर स्पेसिफिक एक वैल्यू आ रही है तो फिर वो डिस्क्रीट का ग्राफ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब डिस्क्रीट S1 अगर कोई पढ़ेगा, तो डिस्क्रीट अगर हम वेरिएबल का ग्राफ बनाने जाते हैं ना, तो डिस्क्रीट वेरिएबल का पता है ग्राफ कैसे बनता है? उसका ग्राफ ऐसा बनता है कि इस वैल्यू पे ये वैल्यू आई, ये आ गया, इसके ऊपर लाइन खींच दी, इस वैल्यू पे ये वैल्यू आई, इस पे लाइन खींच दी, इस वैल्यू पे ये वैल्यू आई, इस पे लाइन खींच दी, इस तरह से बनता है। तो डिस्क्रीट में यूं वर्टिकल लाइंस बनती हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। और कंटिन्यूस में एक पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा होता है कि यहाँ ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, कंटिन्यू करता है, पूरा वक्त कंटिन्यू कर रहा हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए है। ठीक है। अच्छा, use figure 7.1
to explain why other particles apart from the beta minus particles must be emitted during this decay. तो ये आपसे ये पूछ रहे हैं, याद होगी आपको मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो न्यूट्रिनोस थे वो डिस्कवर कैसे हुए, वो यही बात पूछ रहे हैं आपसे कि भाई ये ग्राफ को जरा देखो और जरा ये बताओ कि बीटा माइनस पार्टिकल्स के अलावा क्यों होने चाहिए कोई पार्टिकल्स जो इस डिके में रिलीज होने चाहिए। तो आप यही बताएंगे कि क्योंकि बीटा माइनस पार्टिकल्स को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच टाइम नहीं मिल रही, so this is violating law of conservation of energy, so therefore there must be some another particle that is sharing its energy with the beta minus particle, then it is only possible for the law of conservation of energy to stay intact, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका फेल कर जाएगा। राइट, यही बताया था मैंने आपको, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया था। याद आ रहा है या मैं जो हूं वो खुद ही पढ़ रहा हूं यहाँ पे? ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। सो since the beta minus particles are showing continuous range of energies, since the beta minus particle showing continuous range of energies, that means in each decay beta minus particles get a different amount of energy. There must be another particle being released in this decay, otherwise law of conservation of energy will fail. There must be another particle being released in the decay, otherwise law of conservation of energy will fail as a constant, बोल दो या as a fixed amount of energy is released in the decay. This other particle shares the energy with the beta minus particle. ठीक है, another particle released to conserve energy लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, there must be another particle that is being released to conserve energy, right? So basic चीज ये है कि आपको पता है बीटा माइनस डिके में अगर 2 जूल रिलीज होने हैं तो 2 जूल ही हमेशा रिलीज हो रहे हैं, लेकिन अगर बीटा माइनस को वो तमाम के तमाम 2 जूल नहीं मिल रहे, कभी 1 मिलता है, कभी 0.5 मिलता है, कभी 1.5 मिलता है, तो क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब है या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल कर गया है कि तमाम की तमाम एनर्जी उसको नहीं मिल रही, या फिर क्या मसला है, या फिर जो है वो कोई और पार्टिकल होगा। और प्रॉपरली देखने के बाद यही मालूम चला कि कोई और पार्टिकल आपके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, एंटी न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो होता है इस वाले में, कैसे याद रहेंगे हम, ये कैसे याद रहेगी हम ये वाली चीज, इफ इट्स एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो? एंटी होता है, कैसे पता? अगर मैं बोलूं प्रूव करो, डू यू हैव एनी वे टू प्रूव इट? एक चीज याद होगी, हमने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन याद है, रिवर्स ऑफ एनाइलेशन, यस।
whenever energy is used to create matter, antimatter is created too. So if you're creating a matter electron, then you must create an antimatter family में से भी कोई चीज, so वो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है आपके पास। ठीक है, सो ये आ गया आपका ये वाला पेज। कोई लिख तो नहीं रहा? हाँ, तुम लोगों की एडवांटेज है, जो चीज पढ़ाता हूँ वही चीज आ जाती है, लेकिन बच्चे भी माशाल्लाह होते हैं, वो कहते हैं सर आपने तो पढ़ाई नहीं है ये चीज। दिल चाहता है उनके मुंह पे थप्पड़ लगाऊं दो कस के, लेकिन फिर क्या करें, मासूम से बच्चे हैं। पढ़ा पढ़ा के थक जाओ बच्चे जो है वो, फिर भी जो है वो जब उनको नहीं करना होता तो नहीं करके आते, स्मार्ट नहीं बनते। चलो, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉपर का क्या था 66 था, 29 था। जिंक का क्या होगा बेटा, व्हाट शुड आई राइट फॉर जिंक? 30 होगा ये नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला 66 होगा। आर यू श्योर 30 होगा या 28 होगा? 30 होगा, राइट। सो बीटा माइनस में प्लस होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अच्छा बीटा माइनस के लिए क्या लिखूं, ओमेरू, अच्छा ओमेरू नहीं, 0 - 1। अच्छा और जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो के लिए 0 0। और एक और चीज भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, तो क्या होती है वो चीज जो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्लस गामा रेडिएशन। ठीक है, लेकिन उसको ब्रैकेट में करके ही लिखना, यू कैन राइट इट बट राइट इट इन गामा, राइट इट इन ब्रैकेट्स, सो गामा रेडिएशन। ठीक है, वैसे ही इतनी ही लिखी हुई होती है मार्क्स की में, ठीक है, इतना इतना ही ओके होती है, वो नहीं भी लिखो वो इग्नोर भी कर दो तो कोई मसले की बात। अच्छा, सो ये वाला पेपर हो गया हमारा कंप्लीट।